हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू पुनिकेत गाउडे स्टोरीज, जहाँ पर मैं आपके साथ हुए हॉरर या फिर क्रीपी इंसिडेंट्स कवर करता हूँ। तो अगर आपको भी अपनी स्टोरी मुझे सबमिट करनी है तो मैंने अपने जीमेल का आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप अपनी स्टोरी हमें सबमिट कर सकते हैं। तो आज की जो ये हमें हॉरर स्टोरी आती है वो है क्रिस्टी से। ये स्टोरी काफ़ी पिछले टाइम की है एंड इट इज़ अबाउट हर ग्रैंड मदर। वो लोग उनके ग्रैंड डैड की वजह से काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट करते रहते थे बिकॉज ही इज़ मूव आउट इन टू द लाइक ऑल इंडिया। उन लोगों को एक नया लॉट मिला था रहने के लिए, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ था उनके साथ, उनकी ग्रैंड मदर और ग्रैंड डैड के साथ, एंड उनकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया था। एंड इस इंसिडेंट के बाद उनकी दादी कभी भी विंडो को नॉर्मल तरीके से नहीं देख पाई थी। हेलो, मेरा नाम क्रिस्टी है और मैं नागाँव में आसाम में रहती हूँ। नागाँव एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर दूर है। ये जो इंसिडेंस है मैं बताने वाली हूँ वो मेरे मॉम के साथ हुआ था जब वो 12 या 13 साल की थी, और उनके छोटे भाई मतलब मेरे मामा सिर्फ 6 या 7 उम्र के थे। ये बात 1994 की है। उस समय मेरा नाना नानी, मेरे मामा, मेरी मम्मी और मम्मी के अंकल एक साथ रहते थे। मेरे नाना आसाम पुलिस में थे एंड उनकी इस जॉब की वजह से उनका फ्रीक्वेंटली काफ़ी अलग अलग जगहों पर ट्रांसफ़र होता रहता था। और हमेशा की तरह इस बार भी मेरे नाना को एक बहुत शॉर्ट नोटिस पर शिवास नगर पर रहना पड़ा था। मॉम के मम्मी के पास बस एक हफ्ते का टाइम था वहाँ पर शिफ्ट होने के लिए। दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी स्ट्रेसफुल। उसमें ही मेरी ग्रैंड मदर प्रेग्नेंट भी थी। शी वॉज अबाउ 5 to 6 मंथ प्रेग्नेंट, इसलिए हर कोई काफ़ी ज़्यादा परेशान था। लेकिन इमरजेंसी में ही सब कुछ मैनेज करने के बाद कुछ हफ्ते बाद मेरी मॉम और उनकी पूरी फैमिली शिवास नगर शिफ्ट हो चुके थे। द प्लेस वॉज वेरी ब्यूटीफुल और हर कोई इस नई जगह पर रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था to start the new life, but little did they know कि उस रात के बाद उनके लाइफ में सब कुछ चेंज होने वाला था, और आगे आने वाले टाइम में जो उनके साथ होने वाला था उसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। ऑन दिस टाइम जब मॉम की फैमिली शिवास नगर पहुँचे तब तक रात के 9 बज चुके थे। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ उन्हें गवर्नमेंट ने क्वार्टर मिला था, वहाँ सभी को शिफ्ट होना था। लेकिन न्यू टू सम रीजंस जो क्वार्टर उन्हें अलॉट हुए थे वो अभी भी रेडी नहीं थे। इतना ट्रैवल करने के बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे और मेरे ग्रैंड मदर की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। इस सब के चलते मेरे ग्रैंडफादर हायर अथॉरिटीज़ के पास गए टू आस्क अबाउट देयर अकोमोडेशंस, एंड इन रिस्पॉन्स उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को दूसरे क्वार्टर में रहने के लिए कहा। उन्होंने कुछ दिन में मेरी मॉम की फैमिली को एडजस्ट करने के लिए कहा एंड दे अश्योर्ड देम कि कुछ ही दिनों में उसका क्वार्टर कम्प्लीटली पूरा हो जाएगा, जिसके बाद वो वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। बट द मेजर प्रॉब्लम वॉज जो उन्हें क्वार्टर दिया गया था, जो कि उन्हें दिया गया था वो बिल्कुल कच्चा घर था, जो कि उसे मड और बाम्बू से बनाया गया था, एंड डेट टू नो इलेक्ट्रिसिटी। पर क्योंकि अथॉरिटीज़ ने कुछ दिनों में उन्हें नया घर देने के लिए कहा था और हर कोई इतना ज़्यादा थका हुआ था कि ना चाहते हुए भी सब वहाँ रुकने के लिए तैयार हो गए थे। इतने थके हुए होने की वजह से सभी ने जाते ही सबसे पहले अपना बेड सेटअप किया और सभी सोने के लिए चले गए। एट अराउंड 2 माई ग्रैंड मदर वोक अप। मेरी ग्रैंड मदर यूजली अकेली रहती थी और उन्हें किसी से भी डर नहीं लगता था, बट डैट नाइट शायद नई जगह होने की वजह से या वॉशरूम घर से बाहर होने की वजह से उन्हें थोड़ा डर लगने लगा था। इसलिए उन्होंने मेरे मॉम के अंकल यानी उनके भाई को उठाने की कोशिश की, बट क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा साउंड स्लीपर थे इसलिए वो नींद से जाग ही नहीं रहे थे। जब काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो नहीं उठे तो उन्होंने अकेले जाना ही ठीक समझा। उस वॉशरूम के बाहर एक काफ़ी बड़ा मैंगो ट्री था जो रात में मूनलाइट की वजह से शाइन कर रहा था। आफ्टर यूजिंग द वॉशरूम, जब मेरी ग्रैंड मदर वापस आ रही थी
तो सडनली शी स्टार्टेड फीलिंग वेरी हॉट, इसलिए वो बेड के अपोजिट साइड पे सो गई थी। मेरी ग्रैंड मदर को जैसे ही थोड़ी नींद आने लगी, उन्हें सडनली बहुत तेज से एक आवाज़ आई, ऐसा सम बिग ऑब्जेक्ट जस्ट फेल आउट। वो उस आवाज़ से काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी। उन्होंने जल्दी से मेरे ग्रैंडफ़ादर को उठाया और इस बारे में उन्हें बताने लगी, लेकिन उन्होंने ग्रैंडमदर को उन पर ज़्यादा ध्यान न देने के लिए कहा और बोला कि शायद किसी बिल्ली ने कुछ सामान गिरा दिया होगा। मेरी ग्रैंडमदर भी उनकी बात मानकर दोबारा सोने चली गई थी। कुछ मिनट भी थे और मेरी दादी दोबारा सोने की ट्राई कर रही थी कि 10 मिनट में उन्हें फिर से वैसी तेज़ आवाज़ आई। ये आवाज़ पहले जैसी ही थी, पर इस बार इतनी ज़्यादा लाउड थी कि हर कोई उठ चुका था। इतनी तेज़ आवाज़ की वजह से सब डर भी गए थे, क्योंकि सभी को लग रहा था कि शायद बाहर कोई चोर है। मेरे ग्रैंडफ़ादर और उनके अंकल दोनों ही बाहर देखने के लिए गए, पर वहाँ पर कोई नहीं था। एक-एक कॉर्नर चेक करने के बाद भी उन्हें वहाँ पर कोई नज़र नहीं आया या कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी जो इतनी हैवी वेट से गिरी हो, जो इतनी आवाज़ आ सके। बाहर किसी के ना होने के कारण साइन थे कि यह नहीं कुछ ऐसा सामान था जो वहाँ गिरा हो, लेकिन इसके बाद से अब किसी को नींद नहीं आ रही थी। हर कोई घबराया हुआ था। थोड़ी देर के बाद हर तरफ शांति हो गई थी और तभी सडनली बाहर से किसी के फुटस्टेप की आवाज़ आने लगी थी। ध्यान से सुनने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्लीपर पहन के घास पे चल रहा हो, और जो दूसरी आवाज़ बाहर से आ रही थी वो भी काफ़ी सिमिलर ही थी, लेकिन किसी के हिल्स पहनकर हमारे बरामदे पर चलने की। उस आवाज़ से हर कोई, स्पेशली माय मदर एंड हर ब्रदर, बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। बट द अदर हैंड मेरी दादी डरी हुई होकर भी उन्हें शांत करने की और उन्हें सुलाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर के बाद हर कोई सो गया था। मेरी दादी, शी वॉज द ओनली वन जो कि अभी तक सो नहीं पाई थी। उस रात उन्हें बहुत ज़्यादा अनईज़ी फील हो रहा था एंड काफ़ी देर तक सोने की कोशिश करने के बाद भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तो वो बस लेट कर खिड़की से बाहर देखने लगी थी और तभी कुछ देर के बाद उन्हें एक विंडो में एक किसी के हाथ की शैडो दिखाई दी एंड उस हाथ की शैडो मेरी दादी के सीधे मुंह पर आ रही थी। और सडनली उन्हें ऐसा फील होने लगा था जैसे कोई उन्हें सफोकेट करने की कोशिश कर रहा हो। उन्होंने बहुत कोशिश करी चिल्लाने की, पर वो किसी को भी आवाज़ निकालने नहीं दे रही थी। आफ्टर स्वेलिंग सो मच, मेरे ग्रैंडफ़ादर उनकी मफलिंग की आवाज़ सुनकर उठ गए थे। उन्होंने मेरे दादी को सँभाला और तब फाइनली दादी साँस ले पा रही थी। ये पूरी बात मेरे दादा को बताने के बाद वो फिर से बाहर चेक करने के लिए गए कि वहाँ कोई है तो नहीं, पर वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने मेरे माँ के अंकल का रूम भी चेक करा, पर वहाँ भी कोई नहीं था और मेरे माँ अंकल अपने रूम में सो रहे थे। पर इस इंसिडेंस के बाद चीज़ें और भी ज़्यादा बुरी होने लगी थी। जब थोड़े वक्त देर बाद सब जगह शांत हो गई थी, तब मेरी दादी ने दोबारा सोने का कोशिश करी, पर मेरी दादी दोबारा से सो ही नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी दादी को बाहर से फुटस्टेप्स की आवाज़ दोबारा आने लगी थी और वो आवाज़ कुछ इस तरह की थी जैसे कोई बाहर से उनके कमरे में, उनके रूम में आने की कोशिश कर रहा हो। और उनके रूम के दरवाजे तक आते ही ये आवाज़ रुक गई थी और जैसे ये फुटस्टेप्स रुके तो एक लाउड बैंग के साथ विंडो पर किसी का हाथ मारने का आवाज़ आया। और इस आवाज़ के बाद मेरी दादी की बॉडी फ्रीज हो चुकी थी। शी डिडंट इवन स्पीक। जैसे मैंने पहले बताया था, घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए मेरी दादी ने बाहर कुछ लैंप्स जला दिए थे, जिसकी रोशनी से सडनली रूम के बाहर एक वुमन शैडो नजर आई थी जो कि धीरे धीरे बढ़ रही थी। माई ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू स्क्रीम, बट वो चाह कर भी चीख नहीं पा रही थी। सेम पिछले जैसे वो शैडो धीरे धीरे बढ़ती आ रही थी। देखने से अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी लेडी की शैडो थी वो शैडो सामने कॉर्नर की तरफ बढ़ी और रुक गई। वहाँ रुकने के बाद वो शैडो धीरे धीरे पीछे की तरफ मुझे एंड दैट द फेस वो ग्रैंड मदर सॉ ऑफ लेडी, जिसका मुंह कम्प्लीटली ख़राब हो चुका था और उसके पूरे फेस पर बस
खून के धब्बे दिख रहे थे। उस फेस को, उस चेहरे को देखने के बाद फाइनली मेरी दादी चिल्लाने लगी। लेकिन जब तक वहाँ कोई उठ पाता, शी पास्ड आउट। मेरे दादा ने उन्हें उठाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, पर जब वो नहीं उठी उन्होंने हॉस्पिटल लेके गए। लेकिन सभी टेस्ट के बाद डॉक्टर ने सभी नॉर्मल कह दिया था और डॉक्टर ने उन्हें घर जाने के लिए कह दिया था। मेरे दादाजी काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे इस पॉइंट पर, एंड ही वॉज काइंड ऑफ हिमसेल्फ ऑल्सो, कि वो उठ क्यों नहीं पाए। अगर उस वक्त वो उठे होते तो दादी को ये कुछ होता ही नहीं। सुबह जब मेरी दादी उठी तो वो काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रही थी, एंड उन्होंने शावर लेने के बाद सबसे पहले पूजा करी, होपिंग पूजा करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उनका ये सोचना बिल्कुल भी ज़्यादा गलत था। अगली रात भी उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। सच तो उनके साथ ये एवरीडे हो रहा था। हर दिन के साथ मेरी दादी और भी ज़्यादा हेल्थ से ख़राब हो रही थी, एंड शी वॉज एक्सट्रीमली गेटिंग वीक। इस चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होके मेरे दादा ने फाइनली अथॉरिटीज़ से बात करी टू शिफ्ट देम इमीडिएटली टू देयर ओन क्वार्टर। बट अभी भी वो उन्हें कुछ दिन और बाहर रुकने के लिए कह रहे थे। बट जब मेरे दादा ने उन्हें पूरी बात समझाई, तब उन्होंने फाइनली एग्रीड टू शिफ्ट देम टू हेड क्वार्टर। क्वार्टर अलॉट होते ही मेरी मॉम की फैमिली उसी वक्त पर शिफ्ट हो गए थे। इस क्वार्टर में उन्हें ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा सुधार आ गया था दादी में, और वो चीज़ें अब नहीं हो रही थी। लेकिन जब दादी ने अपने नेबर से पूछा इस घर के बारे में, तो वो काफ़ी ज़्यादा सुनकर शॉक हो चुकी थी। नेबर ने उन्हें कहा था कि जो वो उस घर में रहते थे, उस घर में एक पहले लेडीज़ कांस्टेबल रहा करती थी, और लेडीज़ कांस्टेबल ने वहीं पर अपनी जान दे दी थी। जस्ट बिकॉज दादी प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो आत्मा दादी को अपने कब्जे में करना चाहती थी। बिकॉज जब औरत प्रेग्नेंट होती है, तब बाहर की पूरी शक्तियाँ हाईली चांस होता है कि वो उन पर अटैक करती है। तो इसके बाद ऐसा कुछ तो अगले दिन से नहीं हुआ, बट आज भी मेरी फैमिली और मेरी पूरी मॉम, मेरे मामा ये बारे में सोचते हैं तो उनकी भी रूह काँप जाती है। सो दैट इज़ द एंड ऑफ टुडे स्टोरी गाइस। मैं होप करता हूँ आपको ये स्टोरी बढ़िया लगी होगी, और प्लीज़ यार गाइस, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे पास 3 या 2 वीडियो में से इम्प्रेशन तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कोई भी वीडियो नहीं देख रहा। तो प्लीज़ एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना, एंड आपको अगर ये स्टोरी पसंद आए तो हमें कमेंट करना ना भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू हॉरर स्टोरी के साथ।